बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, पाकिस्तान में माफियाज एक दिन में नहीं बने, बल्कि इन माफियाज को बनने में कई दहाइयां लग गई। माजी में यह होता रहा कि माफियाज को बनाने के लिए हुकूमतें ऐसे अफराद का इंतखाब करती जो ताकतवर होता, वैसे लोगों को इक़्तिदार में लेकर आता है जिसको अपने इशारों पर नचाया जा सके। जो जितना करप्ट होगा, जाहिर सी बात है, वो सबका एक कमीशन का भी ख्याल रखेगा और हुकूमत को बाज ताकतवर लोगों की मर्जी के मुताबिक चलाएगा। यही कुछ होता रहा है पंजाब के अंदर, यही कुछ होता रहा है सिंध के अंदर। जो सिंध था वो भुट्टो खानदान का हो गया, जो पंजाब था वो आले शरीफ को कुर्बान हो गया, और फिर हमारे जो बाकी सूबे हैं वहां पर हालात ऐसे क्रिएट कर दिए जाते हैं कि इंस्टेबिलिटी हमें नजर आती है। अगर कोई शख्स पाकिस्तान का आम आदमी अगर बिलावल जरदारी से बात करे, भुट्टो मैं इसलिए नहीं कहूंगा, अगर मैंने भुट्टो कहा तो फिर एक और मसला शुरू हो जाएगा कि जनाब ये कैसे, क्या, क्यों आप भुट्टो कह रहे हैं। तो उनसे अगर कोई पाकिस्तानी पूछे कि जनाब आप सियासत में कैसे आए, तो ये नहीं कहेंगे कि जनाब मैं माफियाज की वजह से आया, वो ये कहेंगे जनाब मेरी विरासत में ये मुझे सियासत मिली है। एक वो टाइम था जब माफियाज मुल्क को चला रहे थे, अब एक वो टाइम आने वाला है जब मरूसी सियासत के जो सियासी मसखरे हैं इस मुल्क को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने पीडीएम के दिनों में देखा होगा किस तरह आसिफा को लॉन्च किया गया, बख्तावर को लॉन्च किया गया, बिलावल भुट्टो जरदारी को खैर काफ़ी देर से लॉन्च किया जा रहा है। शहरी रहमान के अगर हम कहेंगे साय में वो बड़े हुए हैं तो गलत नहीं होगा, बिल्कुल उनकी ग्रूमिंग जो है वो शहरी रहमान साहिबा करती हैं। और फिर बहुत सारे पार्टी के अंकल्स मौजूद हैं जो उनके आगे हाथ बांध कर खड़े होते हैं। ये है हकीकत पाकिस्तान की सियासत की। मुझे किसी शख्स ने पूछा कि जनाब आपके यहाँ लीडर पैदा क्यों नहीं होते, सियासतदान क्यों पैदा होते हैं? तो इसकी बुनियादी वजह ये मरूसी सियासत है जो इस मुल्क को खोखला कर रही है और खा गई है दीमक की तरह। हमारे मुल्क में लीडर पैदा ना होने की बड़ी वजह ये मरूसी सियासतदान है। आज इसी मरूसी सियासत के एक मोहरे ने और एक मसखरे ने, मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है, क्योंकि ये जब भी तकरीर करते हैं फ्लोर ऑफ द हाउस आकर आवाम की तर्जुमानी की बात करते हैं, कम से कम मेरा तो खून जो है वो खोलने लगता है। चूंकि वो लोग जिन्हें सियासत विरासत में मिली हो, उन्हें क्या दुख या क्या दर्द होगा उनके दिलों के अंदर पाकिस्तान की आवाम का। जिन लोगों ने किसी किस्म की स्ट्रगल नहीं की, वो पाकिस्तान की आवाम के दुख को कैसे जान सकते हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब माफियाज की तर्जुमानी कर रहे हैं, माफियाज के साथ बैठते उठते हैं, और ये माफियाज सिर्फ चीनी वाले माफियाज नहीं हैं, ये सियासी माफियाज हैं, मीडिया के माफियाज हैं। इस पर भी मैं तफसील से बात करूंगा। लेकिन आज की जो तकरीर थी बिलावल जरदारी की, उन्होंने कोशिश की कि वो आईना दिखा सकें, हुकूमत की कारकर्दगी को बता सकें, और वफाकी वज़रा पर वो तनकीद करते रहे। तनकीद करें, ये आपका हक है। जिस तरह ये हमारा हक है कि हम आप लोगों पर तनकीद करते हैं, इस तरह ये आपका भी हक है कि अपोजिशन तनकीद करे, ऐसी तनकीद करे जिससे पाकिस्तान की आवाम को फ़ायदा पहुंच सके। कुछ हकायक आपके सामने रखूंगा व्यूअर्स। अफसोस की बात यह है कि कोई शख्स भी जो बजट है उसे पढ़े बगैर मैदान में उतर आता है और हुकूमत को तनकीद करता है। ये 1200 सफ़ात हैं बजट के, जो मुझे यकीन है कि बिलावल जरदारी साहब ने तो कम से कम पढ़े नहीं होंगे, और उन्हें जो तकरीर या जो पॉइंट्स रटाए गए होंगे उसी तरह अच्छे बच्चों की तरह आकर उन्होंने वो तकरीर कर दी, जिसमें तनख्वाहों की बात है, अखराजात का मामला है, और दूसरी चीज़ें जो है इसमें शामिल होती हैं। यानी पिंक बुक की मैं बात कर रहा हूँ। फिर 1200 सफ़ात पर मुश्तमिल एक ग्रीन बुक होती है जिसमें आमदन और टैक्स के हवाले से तफसीलात होती हैं। इसी तरह एनुअल डेवलपमेंट की किताब इसके अलावा होती है जो 200 सफ़ात की पर मुश्तमिल होती है, और बाकी 12 किताबें इसके अलावा हैं। और बजट की किताबों के कुल 3000 के करीब सफ़े होते हैं, जबकि 66 सफ़ों की वज़ीर ख़जाना की तकरीर जो की गई, और जबकि बिलावल ने एक भी सफ़ा जो है वो नहीं पढ़ा होगा। ये कुछ फिगर्स थे जो मैंने आपके सामने रखे, और ये अलमिया है। इनमें से किसी एक सियासतदान ने किसी एक किताब को भी तफसील से नहीं पढ़ा होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कहते हैं कि माशी तरक्की की झूठी कहानी गालम गलोच से सच साबित हो गई। हुकूमत ने खुद को बेनकाब किया, हुकूमत ने अपोजिशन करनी है तो हुकूमत कौन चलाएगा? जनाब स्पीकर, आपको
नया पाकिस्तान मुबारक हो। खबरदार अगर किसी ने इस नलायक हुकूमत के लिए रियासत मदीना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। 2 रोज़ कबल जो ऐवान में हुआ वो पार्लिमानी तारीख का बदतरीन दिन था। और स्पीकर साहब, आपने ऐवान में जो कुछ हुआ इस पर अपना किरदार अदा नहीं किया। ये वो सियासत है जिसका वो जिक्र करते रहे। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि एक मिनिस्टर जो है वो बंदरों की तरह कभी टेबल के ऊपर था, ही वॉज डांसिंग लाइक अ मंकी। और जब स्पीकर ने कहा कि इन तमाम अल्फाज को जो है वो हज़फ कर दिया जाए, तो उस पर उन्होंने कहा कि मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं अगर जो रवैया मैंने देखा। बिलावल जरदारी साहब, पाकिस्तान की आवाम आपसे सवाल कर रही है और जानना चाहती है कि उस रविश को और वतीरे को और रवैये को क्या नाम और अल्फाज दिए जाएं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम पर सरकारी अफसरान अरबों रुपया हड़प कर जाते हैं मगर कुछ नहीं होता, कोई इंक्वायरी नहीं की जाती। गरीबों और बेवाओं के हकूक पर और हक पर डाका मारा जाता है मगर आपकी सरकार खामोश रहती है। अगर सिंध तरक्की कर रहा था बिलावल जरदारी साहब, तो कराची को तो फिर कैलिफोर्निया और लाड़काना को लंदन जैसा होना चाहिए था। इस झूठी तरक्की को आप क्या अल्फाज देंगे? आपने सेहत कार्ड पर तो बहुत तनकीद की मगर आपको वो मरीज नजर नहीं आते जिन्हें एम्बुलेंसों की बजाय रेडियो पर लाया जाता है। इस बेहिसी और बेबसी को आप क्या अल्फाज देंगे? आवारा कुत्ते बच्चों को नोच लेते हैं मगर आपकी सरकार, सिंध सरकार, हरकत में नहीं आती। मेरिट है सिंध में, सबको हकूक दिए जाते हैं, तो कराची वाले सरकारी नौकरियों से क्यों महरूम रहते हैं? और आपको यहां पर व्यूअर्स एक बात बताता चलूं, जब जब सिंध में सरकार बनी है बिलावल भुट्टो जरदारी के खानदान की, हमेशा होता रहा कि नौकरियों को वोट खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। पीआईए स्कैंडल भी आपके सामने है, स्टील मिल का स्कैंडल भी आपके सामने है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्कैंडल्स हैं जहां पर नौकरियों का झांसा देकर वोट खरीदा गया। 1 लाख से ज्यादा सिंध के सरकारी मुलाजमीन पर जाली डोमिसाइल का दाग कब साफ होगा? इस रवैये को और इस सच को भी कुछ अल्फाज दें। बिलावल जरदारी साहब, सवाल यह भी है कि आपके दौर में तरक्की अगर आसमान को छू रही थी तो सिंध के लोग रोटी, कपड़ा और मकान को क्यों तरस रहे हैं? लोग मर रहे हैं मगर सिंध में भुट्टो आज भी जिंदा है। जो अपने सूबे में गटर के ढक्कन नहीं लगा सका, उनके लिए कौन सा लफ्ज कहा जाए? जहां पीने का साफ पानी इंसान को मुयस्सर नहीं और इंसान तरस गया है, ऐसे हुक्मरानों को क्या नाम दिया जाए और आपकी सरकार के लिए कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं? व्यूअर्स, ये हालात हैं सिंध सरकार के। जो लोग सियासत में वरासत की वजह से आते हैं वो लीडर नहीं बन पाते, बल्कि इसी तरह मरूसी मस्खरों की तरह फ्लोर ऑफ द हाउस तकरीरें करते हैं। और वो बजट जिसे किसी ने पढ़ना गवारा नहीं किया, तनकीद बराए तनकीद इसी तरह करते रहेंगे, चाहे जितने मर्जी बजट आ जाएं और जितनी मर्जी हुकूमतें आ जाएं। अब ये सवाल पैदा होता है पाकिस्तान की आवाम के लिए कि क्या आपने आइंदा इलेक्शन के अंदर इन्हीं मरूसी मस्खरों को दोबारा मुंतखब करना है? क्या आप ये चाहते हैं कि वो लोग जिन्होंने, वो माफियाज जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी की और करते चले आए, उन्होंने अपने इक्तदार को फैलाया, अब उनके बच्चे जो हैं वो क्या पाकिस्तान के ऊपर काबिज हो जाएं? हमें पाकिस्तान को इन तमाम कब्जा माफियों से, जिन्होंने पाकिस्तान के इक्तदार पर कब्जा किया है, हमें ये इक्तदार जो है और ये कब्जा छुड़वाना है। व्यूअर्स, ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट्स हमें जरूर भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में आपके सामने कुछ और हम हकायक रखेंगे। जो बिलावल जरदारी साहब ने जो मीटिंग बुलाई और जहां पे असद तूर भी मौजूद था, हामिद मीर भी और अबसार आलम साहब भी, तो वो मीटिंग क्या थी इस पर मैं तफसील से बात करूंगा। और दूसरी तरफ आपको ये बताते चलें कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब जो है वो बरतानिया आ रहे हैं। ये दौरा बहुत ही अहम होगा और ये भी आपको कंफर्म करते चलें, इस मुलाकात में जो बोरिस जॉनसन से की जाएगी, नवाज शरीफ की हवालगी का मुतालबा भी सामने रखा जाएगा और ऑप्शंस जो हैं इस पर भी गौर किया जाएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।